इससे बुरा क्या हो सकता है कि एक डिस्ट्रिक्ट अटर्नी जो कि मिडिल एज की है, साथ ही इलेक्ट्रल कैंपेज के बीच उसे एक होटल रूम में पाया जाए, वो भी एक यंग अडल्ट की डेड बॉडी के साथ। और ऐसा ही कुछ हम मार्गरेट के साथ होता हुआ देख सकते हैं, जो अपनी नाइट को इंजॉय करने के लिए पहुंची थी, वो भी एक बच्चे के साथ। और वो बच्चा इंजॉय तो कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बेड से गिर गया, वो भी एक ग्लास टेबल पर, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब उस वजह से बेचारी मार्गरेट टेंशन में है, पर लकीली उसके कुछ ट्रस्टेड लोगों ने उसे एक फिक्सर का नंबर दिया था, यानी कि एक ऐसा शख्स जो इन सारी सिचुएशनों को हैंडल और क्लियर करता है, जिस कारण मार्गरेट उस शख्स से कनेक्ट करती है, जो और कोई नहीं जॉर्ज है, जिसे हम मार्गरेट्स मैन के नाम से जानेंगे, क्योंकि हमें उनके नाम नहीं बताए गए, यानी कि कैरेक्टर के नाम क्या है। जैसे ही मार्गरेट का वो शख्स काम करने के लिए होटल आ पहुंचता है, तो वो अपना काम करे उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि एक और फिक्सर वहां पहुंचा है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि बड़े लोग जितना बड़ा पैसा देते हैं अपनी लग्जरी और प्राइवेसी के लिए, अनफॉर्चुनेटली वो इस होटल में अवेलेबल नहीं, क्योंकि मार्गरेट के इस पेंट हाउस में एक छुपा हुआ कैमरा लगा है और इस होटल की मैनेजर पैम ने उसकी सारी हरकतें देख ली है, जिस वजह से उसने अपने शख्स यानी कि इस सिचुएशन को क्लियर करने के लिए अपने एक शख्स को भेजा है, ताकि वो होटल की रेपुटेशन को मिट्टी में न मिला दे। साथ ही हम देख पाते हैं कि वो मार्गरेट से बात करती है, उसे ये बताते हुए कि उन दोनों को एक साथ काम करना होगा, जिस कारण मार्गरेट उनसे बात कर उन्हें ये कहती है और ये भी कि उन दोनों को ये सारी सिचुएशन मिलकर क्लियर करनी होगी, जिसके लिए पहले तो दोनों डिसएग्री करते हैं, लेकिन मार्गरेट जॉर्ज को कहती है कि उसे रिकॉर्ड कर लिया गया है, जिस वजह से वो मुसीबत में पड़ सकता है, और पैम उसके शख्स से कुछ कहती है, जिस वजह से वो भी काम करने के लिए अग्री कर जाता है। और हम देख पाते हैं कि मार्गरेट जैसे ही वहाँ से निकलती है, तो पैम का वो शख्स चेयर पर बैठकर मार्गरेट के शख्स के कामों को एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन उसी दौरान उसकी नजर एक बैकपैक पर पड़ती है, जो उसी लड़के का है जिसके अंदर काफी सारे ड्रग्स हैं। यानी कि अब उन दोनों को ना सिर्फ बॉडी से डील करना है, बल्कि ड्रग से भरे हुए बैग से भी डील करना है, जिस वजह से वो दोनों यानी कि जॉर्ज और ब्रैड, जिन्हें हम जैक और निक कहेंगे, वो दोनों अपने अपने पॉइंट प्रूफ करने लग जाते हैं। जैसे कि हम देख पाते हैं कि जैक अपने कामों में काफी ही चतुर है, जिस वजह से हम उसे बॉडी काफी सीमलेसली लगेज ट्रॉली में ले जाता हुआ देखते हैं। और वही बात करें निक की, तो वो खुद को प्रूफ करने के लिए पावर लाइन से मेस करता है और साथ ही गार्ड को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। पर उन दोनों का ये गेम ज्यादा टाइम तक नहीं चलता, क्योंकि उन्हें रियलाइज होता है कि जिस बॉडी को उन्हें ठिकाने लगाना था, वो शख्स तो जिंदा है। साथ ही मूवी के अंत में जैसा कि हमने देखा कि जैक और निक इस बात को क्रैक करे उससे पहले ही हमें पूरी फिल्म में इस बात की हिंट दी गई है कि शायद वो दोनों एक ही शख्स के लिए काम करते हैं, क्योंकि उसका चांस हमें चाइना टाउन की उसी डॉक्टर से पता चलता है, जो उनकी कामों में हेल्प करती है। और उनकी झगड़ों को अगर हम अलग करें, तो उन दोनों के काम करने का तरीका बिल्कुल सेम है। साथ ही अगर उनमें से कोई एक शख्स कोई कदम उठाना चाहता है, तो दूसरा रोकता नहीं बल्कि उसका साथ देता है। और ऐसे ही सेम चीज हम देख पाते हैं कि वो दोनों उस बच्चे को एक अजीब से और गंदे होटल में ले जाते हैं, जहां उन्हें उस शख्स का नाम पता चलता है जिसका वो ड्रग्स है। पर उस बच्चे को यानी कि उस किड को उन ड्रग्स को एक लोकेशन पर पहुंचाना है, जिसकी ड्रॉप लोकेशन एक पेजर से मिलेगी, लेकिन उसे हासिल करने के लिए उन्हें एक क्लब में जाना होगा, जिस क्लब में वो दोनों पहुंचते तो है और हमें इस बात का हिंट मिल जाता है कि वो दोनों शायद डिमिट्री के लिए ही काम करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उन लोगों ने उसकी बेटी की शादी में क्रैश किया है, जहां से वो किड पेजर लेने में कामयाब होता है। और डिमिट्री उन दोनों को एक साथ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता, क्योंकि डिमिट्री ये नहीं चाहता कि उसके दोनों बिजनेस मिक्स्ड अप हो, जिस वजह से वो दोनों डिमिट्री के सामने ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं, जिस कारण उन दोनों के बीच हम एक फाइट भी देख पाते हैं, लेकिन डिमिट्री उन दोनों को रोक देता है और उन दोनों की बातों पर उसे भरोसा भी हो जाता है। लेकिन डिमिट्री के लोग उन दोनों पर शक कर उनका पीछा करते हैं और उस लोकेशन पर हमला कर देते हैं, जहां वो किड ड्रग्स को ड्रॉप करने के लिए पहुंचा था। पर निक और जैक मिलकर उन लोगों को खत्म करने में कामयाब होते हैं, जो इस बात को प्रूव करता है कि जैक
हमेशा से सही था, क्योंकि जो ड्रग्स उस बच्चे के पास है वो अल्बानियंस लोगों की है। और बात करें जैक की, तो उसका ये मानना है कि अल्बानियंस लोगों ने ये जानबूझकर मार्गरेट के साथ किया ताकि वो लोग उसे वीडियो टेप में कैद कर फ्यूचर में उसका फायदा उठा सके, जिसमें शायद किड भी इन्वॉल्व हो सकता है। जो सच है या झूठ उसके बारे में तो अभी तक हमें पता नहीं चला, लेकिन किड ने उन लोगों को ये बताया है कि ये काम उसके दोस्त डिएगो का है, यानी कि वो इस ड्रग्स को ड्रॉप करने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली उसकी मॉम की डेथ हो गई, जिस वजह से ही वो उसका ये काम कर रहा है। जो सुनकर हमें झूठ ही लगता है। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि जिस भी लोगों ने अल्बानियन की उस शिपमेंट को चुराया है, उन लोगों ने उसे किड के हाथों थमा दिया ताकि वो मार्गरेट को ट्रैप कर सके। पर अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट के कारण वो बेहोश हो गया और उसी वजह से फिक्सर्स को वहाँ पहुँचना पड़ा। लेकिन इसी के साथ साथ हम ये भी सोच सकते हैं कि मार्गरेट ने जब पैम से सीक्रेटली बात की थी तो वो ऑलरेडी फंस चुकी थी, जिस वजह से ही उन दोनों का ये प्लान था कि जल्द से जल्द उस ड्रॉप को उसकी लोकेशन तक पहुंचाना है, जिसमें शायद कुछ ट्रैकर्स भी हो सकते हैं, जिसकी मदद से अल्बानियंस को ट्रैकर या फिर उन्हें उस लोकेशन पर बुलाकर उन सभी को खत्म कर दिया जाए, जिसमें शायद मार्गरेट भी शामिल होगी। और उनका ये प्लान फिल्म के एंड में पूरा भी होता है, क्योंकि सभी अल्बानियंस खत्म हो जाते हैं, जिससे पूरी सिटी अब ड्रग फ्री हो चुकी है। लेकिन अगर उन लोगों का यही प्लान था तो इन सारी चीजों में निक और जैक को इन्वॉल्व क्यों किया गया है? या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि डिमिट्री ये चाहता था कि वो उन दोनों से छुटकारा पा सके, जिस वजह से ही उन दोनों को उस होटल लोकेशन पर बुलाया गया। और जब उन दोनों ने अपने फोन को आंसर नहीं किया तो डिमिट्री ने अपने लोगों को उनके पीछे लगा दिया। जो चीज हम तब नोटिस कर पाते हैं जब निक की नजर उस डॉक्टर के बाहर खड़े एक शख्स पर पड़ती है, जो शायद यही इंडिकेट करता है कि निक और जैक को ड्रॉप ऑफ के समय खत्म कर दिया जाए। और साथ ही उन लोगों को ऐसा लगा होगा कि शायद वो लोग किड को ना भेजकर खुद ही उस पार्सल को पहुंचाने के लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जैक ने अननोइंगली उनकी जान बचा ली होगी, ये सोचकर कि वो लोग उस ड्रॉप को खुद नहीं बल्कि किड के हाथों ड्रॉप करवाएंगे। जो चीज जैक ने अनजाने में नहीं बल्कि जानकर की, क्योंकि उसे वो किड अच्छा लगने लगा था। और अब जबकि इस पूरी फिल्म में हमें ये रीजन नहीं बताया गया है कि जैक और निक पर हमला किसने किया, साथ ही किस रीजन से, जिसका रीजन ये भी हो सकता है कि उनके बॉस अल्बानियंस के ड्रग्स चुराने में डायरेक्ट शामिल थे, या फिर कोई उनका अपना, जिस वजह से उन्हें इन सारी चीजों का इल्जाम किसी और पर लगाना था, जिस कारण उन्होंने जैक और निक को चुना। क्योंकि हम एक रीजन ये भी नोटिस कर सकते हैं कि डिमिट्री के लोग बिना डिमिट्री के कहे उन लोगों पर अटैक कर सकते हैं। तो फिल्म खत्म होने से पहले हम इस बात की थियोरी तो लगा सकते हैं, वो भी तब जब निक और जैक पर काफी सारे लोग हमला करने के लिए पहुंचते हैं, जिन्हें और किसी ने नहीं बल्कि उनके एम्प्लॉयर ने ही भेजा होगा। या फिर हम ऐसा मानकर चल सकते हैं कि ये सारी चीजें सिर्फ निक को नहीं बल्कि जैक को खत्म करने के लिए की गई हो, क्योंकि पहले इंस्टेंट पर जैक उस सिचुएशन पर पहुंचा था, यानी कि होटल रूम की सिचुएशन पर, जिन सारी चीजों पर नजर रखने के लिए निक को भेजा गया ताकि वो वक्त रहते जैक से उन ड्रग्स को लोकेशन तक पहुंचवा सके और उसे इन प्रोसेस में खत्म भी कर दिया जाए। क्योंकि उन दोनों ने पूरी रात एक साथ तो काटी थी, पर हम नोटिस कर पाते हैं कि जैक जब इन सारी चीजों को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था तो वही निक जैसे इन सारी चीजों की पड़ी ही नहीं थी। जो चीज सेकेंड टाइम हम तब नोटिस कर पाते हैं जब किड ड्रॉप को ड्रॉप करने के लिए जाता है, जहाँ निक भी जैक को उसके साथ जाने के लिए कहता है, लेकिन जैक उसे मना कर देता है, यही कहते हुए कि किड को ये काम अकेले करने दिया जाए। क्योंकि हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि शायद निक को ये पता होगा कि वहाँ गन फायर्स होने वाली है, जहाँ पहुँचते ही जैक की मौत हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली वो उसमें नाकामयाब रहा। जिसके बाद जब हम देख पाते हैं कि वो लोग किड को चेक करने के लिए उसी ड्रॉप लोकेशन पर पहुंचते हैं, तो वहां हम जैक को नोटिस कर पाते हैं कि उसने किड की कनपट्टी पर बंदूक तानी हुई है, पर वो उसे शूट नहीं करता। और हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि शायद निक ने उस पॉइंट पर जैक पर गन तानी थी, लेकिन जैसे कि दोनों ही पार्टी एक दूसरे से काफी क्लोज हो चुके थे, तो सबसे पहले जैक ने किड को मारने का प्लान ड्रॉप आउट कर दिया, और साथ ही निक ने भी, जिस वजह से उसने उस गन के ट्रिगर को पुल तो किया, लेकिन जैक को मारने के लिए नहीं
बल्कि किड के पास रखे हुए ड्रॉप पर उसे शूट करके, ये दिखाने के लिए कि ये सारा सीन क्रिएटेड नहीं बल्कि एक्चुअल था। और जैसे ही वो सभी उस सिनेरियो से निकलते हैं तो सबवे में हम एक सीन नोटिस कर पाते हैं जहाँ निक जैक को बताता है कि उसकी शर्ट पर खून लगी हुई है, जिसे जब जैक चेक कर रहा होता है तो निक का रिएक्शन बिल्कुल भी फेक नहीं होता, क्योंकि उसे असल में जैक की चिंता होती है और उसे ऐसा लगता है कि शायद उसे गोली लग चुकी है। लेकिन जैक भी उसके साथ मस्ती कर रहा था और हम देख पाते हैं कि वो दोनों ही अब फ्रेंड्स बन चुके हैं। जिसके बाद वो लोग किड को उसके घर ड्रॉप करते हैं और अंकल के साथ यानी कि किड के फादर के साथ कुछ समय बिताकर सीधा ब्रेकफास्ट के लिए निकलते हैं, जहाँ डाइनर में हम देख पाते हैं कि वो दोनों अपने अपने थॉट्स शेयर करते हैं और उन दोनों को ये समझ आता है कि सच में उन्हें कोई क्लीन अप करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें निक भी उसका साथ देता है, मानो जैसे कि वो सच में उसके साथ है और उसे भी इन सारी चीजों के बारे में पता नहीं था। या फिर हम ऐसा भी मानकर चल सकते हैं कि निक को अब इस बात का एहसास है कि उसने अपने बॉस को धोखा दिया है, वो भी जैक को बचाते हुए। तो अब उन लोगों के शख्स न सिर्फ जैक के पीछे लगे हुए हैं बल्कि निक के भी, जिस वजह से ही वो जैक का साथ दे रहा है। लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते क्योंकि फिल्म का एंड हमें इस बात की क्लियरेंस नहीं देता कि सच में वो दोनों एक साथ हैं या फिर दोनों के अगेंस्ट या फिर दोनों ही अलग अलग हैं, और इस बात का भी नहीं कि उन्हें खत्म करना कौन और क्यों चाहता है। पर अब पता नहीं कि वो लोग उस डायने की सिचुएशन से कैसे निकलेंगे, क्योंकि उन लोगों के सामने काफी सारे लोग गन्स लेकर खड़े हैं, जहाँ पर फाइट बैक करना इज नॉट अ गुड आइडिया। तो वहाँ उन लोगों को चुपचाप पीछे के रास्ते से निकल जाना चाहिए ताकि इस सिचुएशन से वो लोग आसानी से बचकर जा सके।